क्या आपने एक ईरानी महिला के प्यार में पड़कर अपनी ही फैमिली की तबाही की कहानी लिखने वाले भारतीय के बारे में सुना है? हम केरल के मशहूर जेसी सैम जॉर्ज केस की बात कर रहे हैं। दुनिया की नज़रों में जॉर्ज फैमिली एक बेहद ही इज्जतदार और अमीर फैमिली थी, लेकिन वास्तव में परिवार का मुखिया दोहरी जिंदगी जी रहा था। उसकी इस दोहरी जिंदगी से पर्दा तब उठता है जब पुलिस वालों को एक दिन 50 फीट गहरी खाई से एक कंकाल मिलता है। तो आखिर उस कंकाल में ऐसा क्या होता है कि पुलिस एक बड़े कांड का खुलासा करती है, और इस जॉर्ज फैमिली की पूरी कहानी क्या है? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। यह घटना हाल के दिनों में केरल की सबसे चर्चित और दर्दनाक घटनाओं में से एक रही है। कैसे, बताएंगे वो भी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत 1 अक्टूबर 2025 को कुराविलंगुड़ पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए एक शिकायत से होती है। केरल के कोट्टायम जिले के तहत आने वाले इस पुलिस स्टेशन में आकर कुछ लोग शिकायत करते हैं कि कनकरी गांव में रहने वाली उनकी एक रिश्तेदार पिछले कुछ दिनों से किसी का फोन नहीं उठा रही है। पहली नज़र में फोन ना उठाना एक मामूली बात लगती है, लेकिन शिकायत करने वाले लोग कुछ अनहोनी की आशंका जताते हैं। इस कारण पुलिस वाले शिकायत दर्ज करने के तुरंत बाद मामले की हकीकत को जानने के लिए फोन ना उठाने वाली महिला के घर जाने का फैसला करते हैं। इस महिला का नाम जेसी सैम जॉर्ज था। उम्र लगभग 50 साल थी। जेसी ने अपने जीवन का शुरुआती हिस्सा अपने पति के साथ सऊदी अरब में गुजारा था। वहां वो अपने पति सैम जॉर्ज के साथ रहा करती थी। उनके 3 बच्चे भी थे, 2 बेटे और एक बेटी। सऊदी अरब से वापस आने के बाद पति पत्नी केरल के कन्नकरी गांव में 2 मंजिला आलीशान बंगले में रहते थे, जबकि उनके तीनों ही बच्चे पढ़ाई पूरी करने के बाद ब्रिटेन और अलग अलग देश में जॉब कर रहे थे। दरअसल 29 सितंबर 2025 को जब जेसी के बच्चे उसे फ़ोन करने की कोशिश करते हैं तो वो फ़ोन नहीं उठाती है। शुरुआत में बच्चों को लगता है कि शायद माँ बिजी होने की वजह से फ़ोन नहीं उठा रही है, इसलिए वो लोग इंतज़ार करते रहते हैं। इस तरह एक दिन इंतजार में ही कट जाता है। बारी बारी से सभी बच्चों द्वारा फोन करने के बावजूद जब 1 अक्टूबर तक फोन रिसीव नहीं होता है, तब जाकर वो केरल में ही रहने वाले अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों से बात करते हैं और मां द्वारा फोन ना उठाने की जानकारी देते हैं। इस दौरान ये लोग साथ में ही रहने वाले अपने पिता सैम जॉर्ज से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका नंबर भी अनरीचेबल आता है। बच्चों के ही कहने पर रिश्तेदार पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस मामला दर्ज करने के बाद जेसी की तलाश में घर तक चली आती है। उन्हें घर पर ताला लटका हुआ दिखाई देता है। यह घर 2 मंजिल का था। एक फ्लोर पर जेसी रहती थी, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर उसके पति सैम जॉर्ज रहा करते थे। पुलिस आसपास के लोगों से इस घर में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी लेती है, लेकिन पुलिस वालों को कोई कामयाबी नहीं मिलती है। अब पुलिस वाले भी जेसी के पति सैम से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि जेसी के बारे में पता लगाया जा सके। सैम ही वो शख्स था जो पिछले कई सालों से लगातार जेसी के साथ रह रहा था। जब पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने के बावजूद पुलिस वालों को कोई जानकारी नहीं मिलती है, तब पुलिस वाले जेसी और सैम दोनों के ही नंबर की डिटेल्स निकलवाने का फैसला करते हैं। जब पुलिस को नंबर की कॉल डिटेल्स और लोकेशन हिस्ट्री मिलती है तो कुछ हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आती है। जेसी की आखिरी लोकेशन उसके घर की ही मिलती है। जेसी का मोबाइल भी 26 सितंबर की शाम 6 बजे से स्विच ऑफ मिलता है, लेकिन उसके पति सैम की लोकेशन पिछले कई दिनों से कई बार बदल चुकी थी। अब पुलिस वालों को लगने लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है, इसलिए सैम लुका छुपी कर रहा है। अब पुलिस वालों की एक डेडिकेटेड टीम सैम को ढूंढने में लगा दी जाती है, ताकि न केवल सैम का पता लगाया जा सके बल्कि उसके जरिए जेसी तक भी पहुंचा जा सके। सैम की लोकेशन हिस्ट्री से पता चलता है कि जब 26 सितंबर 2025 की शाम 6 बजे जेसी का मोबाइल बंद हुआ था, तब ठीक उसी रात सैम की लोकेशन कोट्टायम जिले से बदलकर इडुक्की जिले की तरफ हुई थी। इतना ही नहीं, पुलिस वाले जब घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है, तब वहां से भी कंफर्म होता है कि 26 से 27 सितंबर की आधी रात को सैम अपनी कार से निकलता है और वो इडुक्की जिले की तरफ जाता है और फिर अर्ली मॉर्निंग वापस अपने घर की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। किसी भी सीसीटीवी फुटेज में जेसी की मौजूदगी नहीं देखी जाती है।
अब पुलिस वालों का शक यकीन में बदलने लगता है कि जरूर जैसी के गायब होने के पीछे सैम का ही हाथ है। इसलिए पुलिस वाले एक बार फिर से सैम की तलाश में कुछ संभावित जगहों पर छापेमारी करती है, लेकिन कहीं से भी सैम का पता नहीं चलता है। इस बीच सैम की लोकेशन ट्रैक होती है। वहां से पुलिस वालों को पता चलता है कि सैम केरल से निकलकर कर्नाटक की तरफ चला गया है। उसकी लोकेशन मैसूर के आसपास की पाई जाती है। अब केरल पुलिस तुरंत बेंगलोर पुलिस से कांटेक्ट करती है और उनसे सैम को गिरफ्तार करने में मदद मांगती है। इस तरह बेंगलोर पुलिस और केरल पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू करती है और फाइनली मैसूर से 3 अक्टूबर 2025 को सैम को एक होटल से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस होटल में पुलिस वालों को सैम के साथ एक महिला भी दिखाई देती है। पहली ही नज़र में साफ हो जाता है कि ये महिला भारतीय नहीं है। आगे की जांच में उस महिला की पहचान एक ईरानी महिला के तौर पर होती है, जो इस समय केरल के एक कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए भारत में रुकी हुई थी। पुलिस उस ईरानी महिला और सैम को गिरफ्तार करके केरल लेकर आती है। यहां दोनों से ही पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। शुरुआती पूछताछ में सैम कहता है कि उसे पत्नी जैसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सैम दावा करता है कि हम दोनों भले ही दुनिया की नज़रों में पति पत्नी हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से हम लोग अलग अलग जी रहे हैं। यही वजह है कि हम लोग एक घर में रहते हुए भी अलग अलग फ्लोर पर पिछले 15 वर्षों से रह रहे हैं। सैम पुलिस वालों के सामने कुछ कोर्ट के पेपर भी दिखाता है और दावा करता है कि उसका और सैम का डिवोर्स केस भी चल रहा है, जिस पर बहुत जल्द कोर्ट से फैसला भी आने वाला है। अब तक की पूछताछ में सैम पुलिस के सभी सवालों के सही सही जवाब देता चला जाता है, लेकिन जब पुलिस वाले जैसी के गायब होने और उसके मोबाइल लोकेशन में आए बदलाव के बारे में पूछताछ शुरू करते हैं तो सैम घबरा जाता है और वो कहता है कि मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस वाले इस जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं और वो सैम पर एक के बाद एक सवाल दागने शुरू कर देते हैं। सैम इन सवालों में उलझने लगता है। वो पुलिस वालों के सामने बौखलाहट में अजीबोगरीब जवाब देना शुरू कर देता है। सैम की बौखलाहट देखकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि जरूर सैम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो और भी ज्यादा कठोर सवाल करने लगते हैं। आखिरकार सैम का सब्र टूट जाता है और वो चीख कर जवाब देता है कि हाँ, मैंने जैसी को खत्म कर दिया है। मैं उससे तंग आ गया था। अगर मैं उसे खत्म नहीं करता तो मुझे तलाक के बाद उसे मोटे पैसे और अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ता। सैम के इन बातों का पूरा मतलब अच्छे से समझने के लिए सैम से आगे भी पूछताछ होती रहती है और उस पूछताछ के आधार पर पुलिस वाले हैरान कर देने वाला खुलासा करते हैं। खुलासे के मुताबिक सैम और जैसी की पहली मुलाकात 1990 के आसपास होती है। तब दोनों ही बेंगलुरु में काम के सिलसिले में गए हुए थे। यहां पहले दोनों की दोस्ती होती है और यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। सैम को यह प्यार तब होता है जब वो ऑलरेडी शादीशुदा था और उसकी एक बच्ची भी थी। जैसी इस बात से अनजान रहती है और वो सैम को कुंवारा समझकर रिश्ते को आगे बढ़ाने का ख्वाब देखने लगती है। बीतते समय के साथ सैम के इश्क की खबर उसकी पत्नी को भी लग जाती है। इस कारण पति पत्नी के रिश्तों में बहुत ज़्यादा तनाव आ जाता है और हालात इतने खराब हो जाते हैं कि एक दिन सैम की पत्नी उसे और एकमात्र छोटी बेटी को छोड़कर चली जाती है। पहली पत्नी के चले जाने के बाद सैम का रास्ता साफ हो जाता है और वो 1994 में जैसी के साथ पति पत्नी के तौर पर रहना शुरू कर देता है। जब सैम के परिवार वालों को इस बात की जानकारी होती है तो वो इसका बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। इस विरोध के कारण सैम जैसी के साथ धार्मिक तौर पर ना तो चर्च में शादी कर पाता है और ना ही कोर्ट में इन दोनों की शादी का रजिस्ट्रेशन हो पाता है। फिर भी दोनों पति पत्नी के तौर पर साथ में रहने लगते हैं। इतना ही नहीं, सैम अपने सभी डॉक्यूमेंट्स में जैसी का नाम पत्नी के तौर पर लिखने लगता है। आने वाले समय में जैसी सैम के 2 बेटों को भी जन्म देती है। इस दौरान शुरू में ही ये लोग सऊदी अरब चले जाते हैं। वहां लंबे वक्त तक रहते हुए काफ़ी पैसा कमाते हैं। बच्चे भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने लगते हैं। खुलासे के मुताबिक सऊदी अरब में रहते हुए ही सैम के व्यवहार में बदलाव आना शुरू होता है और वो छोटी छोटी बातों पर जैसी के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। एक बार तो वो जैसी को इतनी जोर से धक्का देता है कि उसके सर पर चोट लग जाती है। फिर उसे लगभग 2 हफ्ते तक वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा जाता है। धीरे धीरे जैसी की हालत में सुधार होता है और फिर पूरी तरह स्वस्थ होकर अस्पताल से वापस घर आ जाती है। अस्पताल वालों को सैम जानकारी देता है कि बाथरूम में फिसलने की वजह से जैसी के सर पर चोट आई थी। ठीक होने के बाद जैसी भी अपने पति के बयान का समर्थन करती है,
ताकि पति किसी मुसीबत में ना पड़े, और फिर वहां से दोनों वापस भारत आकर सेटल हो जाते हैं। भारत आने के बाद कुछ समय तक तो सैम और जैसी की स्थिति ठीक रहती है, लेकिन एक समय के बाद फिर लड़ाई झगड़े का दौर शुरू हो जाता है। इस लड़ाई झगड़े की सबसे बड़ी वजह सैम का दिलफेक होना था। दरअसल सैम जैसी से दूर होने लगता है और वो नई नई लड़कियों के साथ इश्क लड़ाना शुरू कर देता है। वो दुनिया के सामने खुद को अमीर कुंवारा लड़का के तौर पर पेश करना शुरू कर देता है। इस कारण जैसी के साथ रिश्ते और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाते हैं। इस कारण दोनों एक घर में रहते हुए अलग अलग फ्लोर पर रहने लगते हैं। आने वाले समय में दोनों अलग होने का फैसला कर लेते हैं। इसके बाद 2018 में जैसी अदालत में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अदालत में मेंटेनेंस और पुलिस सुरक्षा के लिए अपील करती है। अदालत में सैम कहता है कि इन दोनों की शादी ना तो धार्मिक तौर पर कभी हुई और ना ही कानूनी तौर पर इन दोनों की शादी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसलिए वो जैसी को किसी भी तरह से गुजारा भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन अदालत कहती है कि पिछले कई सालों से दोनों पति पत्नी के तौर पर साथ रह रहे हैं, इसलिए गुजारा भत्ता देना ही होगा। अदालत ही जैसी को घर में रहने का हक भी दिलवाती है। इधर सैम विदेशी महिलाओं को अपने जाल में फंसाने के लिए साजिश के तहत 57 साल उम्र होने के बावजूद 2014 में वो केरल के ही एमजी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ टूरिज्म स्टडी में मास्टर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन ले लेता है। यहाँ वो कई विदेशी महिलाओं को अपनी चाल में फंसाने में कामयाब हो जाता है। कुछ महिलाओं को वो शादी के ख्वाब दिखाकर अपने बंगले पर भी लाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ऐन मौके पर जैसी सामने आकर उसके प्लान पर पानी फेर देती है। वो विदेशी महिला को बता देती है कि मैं इसकी पत्नी हूं और इसने पहले भी कई लड़कियों को अपने जाल में फंसाया है। अपनी पत्नी से तंग आकर सैम तय करता है कि वो जैसी को अब ना केवल अपने घर से निकाल देगा बल्कि उसे गुजारा भत्ता भी देना बंद कर देगा। इसलिए एक बार फिर से वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन अदालत की सुनवाई में लगने लगता है कि अदालत का फैसला जैसी के पक्ष में होगा। इससे सैम बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। इसी बीच उसकी मुलाकात एक ईरानी महिला से कॉलेज में हो जाती है। ईरानी महिला के सामने भी वो खुद को अमीर और कुंवारा एनआरआई बताता है। कई बार उस ईरानी महिला को घर पर भी लेकर आता है, लेकिन इस बार ईरानी महिला को सैम अपना स्टूडेंट बताता है। जैसी खामोश रहती है, लेकिन सैम को पूरी तरह लगने लगता है कि अक्टूबर के अंत में अदालत से आने वाला फैसला भी उसकी पत्नी के हक में जाएगा। ऊपर से उसकी पत्नी उसे ईरानी महिला से भी दूर कर सकती है, इसलिए वो अपनी पत्नी को ही खत्म करने का फैसला करता है। इस प्लानिंग के तहत वो पहले उन इलाकों का चुनाव करता है जहां वो शव को ठिकाने लगा सके। इसी के तहत वो घटना को अंजाम देने से 10 दिन पहले ही अपने घर से लगभग 60 किलोमीटर दूर सुनसान इलाके में जाता है और वहां उस खाई की तस्वीर अपने मोबाइल में खींच लेता है जहां वो पत्नी की हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने की प्लानिंग करता है। बाजार से एक बड़ा सा धारदार हथियार भी खरीद लेता है और अपनी कार में छुपा देता है। 26 सितंबर को वो अपने घर वापस आता है और शाम के समय घर के ऊपरी फ्लोर पर चला जाता है जहां इस समय जैसी रह रही थी। यहां किसी बात को लेकर दोनों में बहस शुरू होती है और इसी बहसबाजी के दौरान मौका पाकर सैम अचानक से जैसी का गला दबा देता है और वो तब तक दबाए रखता है जब तक कि जैसी की सांसें थम नहीं जाती। जैसी की डेथ कंफर्म होने के बाद सबसे पहले सैम उसका मोबाइल फोन ऑफ कर देता है और फिर रात होने का इंतजार करने लगता है। प्लानिंग के तहत रात के अंधेरे में वो जैसी की डेड बॉडी को अपनी गाड़ी के पिछले हिस्से में रखता है और फिर कोटायम इडुक्की हाईवे पार करके उस जगह पर पहुंच जाता है जिसे उसने डेड बॉडी को फेंकने के लिए चुना था। यहां आकर उस 50 फीट गहरी खाई में जैसी की डेड बॉडी फेंक देता है। इसके बाद वो बड़े आराम से घर वापस आता है और थोड़ी देर बाद अपनी कार को दिन के उजाले में शहर के एक भीड़भाड़ इलाके में खड़ी करके चला जाता है। यहां से वो अपनी ईरानी महिला मित्र को कॉल करता है और फिर उसे मैसूर का मशहूर दशहरा दिखाने का बहाना बनाकर अपने साथ लेते हुए बेंगलुरु की ओर निकल जाता है। इस बीच जैसी के बेटे और बेटी उससे बात करने की कोशिश में फ़ोन करना शुरू करते हैं, लेकिन फ़ोन ना लगने की स्थिति में रिश्तेदारों से बात करके पुलिस में शिकायत दर्ज करने को कहते हैं और आखिरकार पुलिस मैसूर से सैम को गिरफ्तार करते हुए पूरे मामले का खुलासा कर देती है। सैम के बयान के आधार पर पुलिस वाले उसकी निशानदेही पर 50 फीट गहरी खाई में जैसी की डेड बॉडी ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं और काफ़ी मेहनत के बाद बेहद ही खराब हालत में जैसी की डेड बॉडी बरामद कर लेते हैं।
उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके अलावा पुलिस वो कार भी बरामद कर लेती है जिसका इस्तेमाल डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए किया गया था। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से गला घोंटकर जान लेने की भी पुष्टि हो जाती है। सैम ने कार को सुनसान इलाके में पार्क करने से पहले अच्छे से धुलवा दिया था। इसके बावजूद फॉरेंसिक टीम को कार के अंदर से कई अहम सबूत मिल जाते हैं। इतना सबूत जुटाने के बावजूद पुलिस वाले अब तक जेसी का 2 मोबाइल फोन बरामद नहीं कर पाए थे, जो इस मामले में बड़ा सबूत हो सकता था। जब मोबाइल फोन के बारे में सैम से पूछा जाता है तो वो बताता है कि उसने जेसी के दोनों मोबाइल फोन को एमजी यूनिवर्सिटी कैंपस में बने एक बड़े से तालाब में फेंक दिया था। यह तालाब लगभग 60 फीट गहरा था। एविडेंस को और मजबूत करने के लिए इस मोबाइल फोन का मिलना बेहद ज़रूरी था। इसलिए पुलिस वाले मोबाइल फ़ोन ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू करने का फैसला करते हैं और इसमें स्पेशलिस्ट स्कूबा ड्राइवर की मदद लेने का फैसला किया जाता है। इस काम के लिए पुलिस वाले टीम इमरजेंसी केरल नाम की एक एक्सपर्ट टीम की मदद लेने का फैसला करते हैं। ये टीम 6 अक्टूबर 2025 को अफजल नाम के एक्सपर्ट तैराक के नेतृत्व में मोबाइल फ़ोन ढूंढने का कठिन काम शुरू करती है और कई घंटों की मेहनत के बाद 60 फीट की गहराई से जेसी का मोबाइल फ़ोन बरामद कर लेती है। दूसरा मोबाइल फ़ोन अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को ढूंढ लिया जाता है। इन सभी एविडेंस और सैम की स्टेटमेंट के आधार पर पुलिस वाले उसे अदालत में पेश करते हैं, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। पुलिस इस मामले में ईरानी महिला से भी कई घंटे की पूछताछ करती है। शक जताया जाता है कि कहीं जेसी की हत्याकांड में ईरानी महिला का तो हाथ नहीं है, लेकिन पुलिस की कई घंटों की पूछताछ में एक भी ऐसा सबूत नहीं मिल पाता है जो ईरानी महिला का इस पूरे मामले में हाथ होने की ओर इशारा करे। जांच में साफ हो जाता है कि सैम ने ईरानी महिला को झूठ बोलते हुए गुमराह किया और खुद को कुंवारा बताया। उसने ईरानी महिला को बिना कुछ बताए ही चुपचाप अपना रास्ता साफ करने के लिए और प्रॉपर्टी पर पूरा कब्जा करने की नीयत से जेसी को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया। इस जांच के बाद ईरानी महिला को बरी कर दिया जाता है, जबकि सैम आज भी सलाखों के पीछे अपने किए की सज़ा का इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, सैम के किए की सज़ा का फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन आपको मौका मिले तो गुनाह साबित होने पर गुनहगार को क्या सज़ा देंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद। भाई लोग, आज मैं जिस घटना को बताने सुनाने जा रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोगों के पास सबसे पहले मैं बता दूँ, कलेजा तो होना चाहिए और बर्दाश्त करने के लिए भी क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि घटना ही कुछ इस कदर है। दोस्तों, ये घटना जालंधर जिला में छोटा सा गांव पड़ता है निरम्मल पट्टी। उसी निरम्मल पट्टी के गांव में रहने वाले 2 भाई राम श्याम, इन दोनों के सर से पिता और माता का साया बहुत पहले उठ चुका था। बड़े भाई शादीशुदा थे और श्याम अभी नाबालिग था। तो हुआ क्या कि बड़े भाई ने जिम्मेदारी उठाया, उसको पढ़ाने लगा और खेती किसानी करके पेट पालने लगा, घर चलाने लगा। तो पढ़ते पढ़ते श्याम का रुचि पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा और रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। तो उसको पढ़ाने लगे, गरीबी में मजदूरी करके खेती किसानी करके बड़े भाई श्याम को पढ़ाने लगे। पढ़ता गया, एक दिन समय आया, वो नौजवान बनना चाहता था, देश का नौजवान में फार्म भरा, रिजल्ट आया और नौकरी लग गई। दोनों के लिए उस घर में खुशी के कोई ठिकाना नहीं था। गरीबी दूर हुआ, पैसे आने लगे, हर शौक़ और खुशियाँ पूरी होने लगी। उसके बाद श्याम का उम्र हो जाता है, शादी योग्य हो जाता है। तो बड़ा भाई है, जिम्मेदारी तो बनता है। जैसे उसको पढ़ाया लिखाया, नौजवान बनाया, सारी समस्याएं, दुख और गरीबी दूर हुई, तो बड़ा भाई सोचने लगा कि मेरा भाई अब सयान हो रहा है, इसका शादी भी कराना ज़रूरी है। तो भाई शादी के लिए बड़े भाई राम इधर उधर के रिश्ते देखने लगे और समय ऐसा आया कि एक जगह रिश्ता सेट होता है और इन दोनों की शादी बड़े भाई राम ने धूमधाम से करवा देते हैं। करवाने के बाद फिर जो है छोटा भाई श्याम शादी के कुछ दिन के बाद ड्यूटी पे अपने चला जाता है। फिर उसके बाद आता है 1-2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, लेकिन दुर्भाग्य था कि छोटे भाई श्याम की औरत की गोद में एक भी फूल नहीं खिला, एक बच्चा नहीं हुआ, एक संतान नहीं हुआ। इसी का दुख जो है बड़े भाई को भी था
और छोटे भाई को, उसकी पत्नी को, कि सारा सुख और सारी समस्याएं दूर हुई, सारे सुख का हम लोगों ने आनंद लिया, मिल रहा है। लेकिन यही एक दुख है कि 3-4 साल शादी के हो गए, लेकिन एक फूल मेरी पत्नी की गोद में नहीं है। श्याम सोचते रहे, उनकी पत्नी सोचती रही और उनके बड़े भाई इधर उधर बहुत दौड़े, लेकिन 3-4 साल का समय बीत गया। लेकिन फिर एक समय आता है, लोग झाड़ फूँक कराते हैं, दवा कराते हैं, और कहीं ना कहीं लोग देवी देवताओं से मिनती मनुहार भी करते हैं, आसरा लगाते हैं, मन्नत मांगते हैं। तो किसी न किसी का वो दुआ लगा कि एक समय वो भी आया कि श्याम के औरत के गर्भ में बच्चा पलने लगा। एक खुशी का खबर आया। खुशी का खबर बड़े भैया राम सुनते हैं तो कूद कूद के उछल उछल करके पागल हो जाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं कि मेरा भाई अब बाप बनेगा, मैं बड़ा पापा बन जाऊंगा। ये खुशी भर भर के सबको बताने लगे, बांटने लगे। और बाहर से, घर से जब फ़ोन जाता है श्याम के पास, श्याम भी सुनता है, तो श्याम भी खुशी के मारे उछल जाता है और पूरे अपने डिपार्टमेंट में सारे नौजवानों के साथ पार्टी करता है, मिठाइयाँ बांटता है, खुशियाँ इजहार करता है। लेकिन जब कायदे 9 महीना जो किनारे पर आया, मतलब 9 महीना का लास्ट स्टेज जब चलने लगा, तो इसीलिए कहते हैं कि लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। और कब किस इंसान के अंदर शैतानी और लालच बुरी बला आ जाए, ये कोई नहीं जानता है, और न उसके घर में किसी को पता था। भाई लोग जब 9वां महीना चलने लगा, इलाज के लिए हॉस्पिटल गए तो बता दिया डॉक्टर ने कि बस कुछ ही दिनों में इनको बच्चा होगा, डिलीवरी हो जाएगी। तो भाई ये खबर जब बड़े भैया राम जो हैं उनकी पत्नी को लगता है सुधा को, तो सुधा बहुत दूर तक इस खबर को सुनने के बाद सोचने लगती है। उसके दिमाग में शैतानी कोई आत्मा जैसे बैठ जाए, लालच का वो चीज़ बैठ गया। बहुत दूर तक सोची, इधर उधर लोगों से राय लेने लगी कि ऐसा ऐसा बात है। तो कुछ लोग होते हैं गांव में, हर गांव में, जो बताते हैं कि उसका भी बेटा हो जाएगा, उसका भी संतान हो जाएगा, तो वो भी हिस्सेदार हो जाएगा। 3-4-5 साल तक इसके पास कोई बच्चा नहीं था, तो लगा कि तुम्हारा ही है, मेरा ही है। वो भी बोलने लगी, लोग अब जो है उसके पास भी एक बेटा होगा, उसको भी हिस्सा मिलेगा, उसको भी जायदाद देना पड़ेगा। ऐसी खबर जो है कि उसके दिमाग में चलने लगी और लोगों के द्वारा भरा भी गया। तो राम की पत्नी श्याम की भाभी एक शैतानी दिमाग लगा करके प्लानिंग करने लगी। जब डॉक्टर बोला कि 1 हफ्ते में डिलीवरी हो जाएगी, फिर जब डिलीवरी के लिए वहाँ बुलाया गया, उससे पहले ही पत्नी सुधा इनकी चली जाती है उस हॉस्पिटल में, नर्स से बात करती है, नर्स से प्लानिंग करती है, उसको पैसा देती है। देने के बाद प्लानिंग कर लेती है कि जब वो आएगी, जब उसका डिलीवरी होगा, तो उसको मार देना है, ख़त्म कर देना है। जो पैसा कहोगी और दूंगी, वो सब पैसा मैं जितना कहोगी दूंगी। उसके बाद समय क्या होता है, पैसा ऐसा चीज़ है कि भाई कब किसी का मूड मिजाज चेंज हो जाए, ये आप सबको पता है। लालच बहुत बुरी चीज़ है। उसके बाद वो समय आता है जब हॉस्पिटल में एडमिट होती है श्याम की पत्नी राम की भवा। उसके बाद वही होता है कि एक फूल सा बेटा होता है। होने के बाद उस बेटे को उस नर्स ने प्लान के मुताबिक झोला में रुई रखती है और उस बच्चे को रखती है। उसके बाद ले करके चली जाती है, जो कि किसी को पता नहीं होता है। सभी को बताती है कि बच्चा मर गया था बच्चा, इसीलिए उसको ले जा करके दफना दिया गया है, फेंक दिया गया। उसके बाद प्लान के ही मुताबिक वो नर्स एक झोला लेती है और झोले में रुई रखने के बाद उस मासूम से फूल को, जिसके गोद में 5-6 साल के बाद एक फूल खिला हो और उसका भी मुंह ना देख पाए पति और पत्नी, एक माँ, तो किससे बड़ा अभागन, इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है, जो आदमी एक माँ से एक बच्चे को छीन ले, एक पिता से एक बच्चे को छीन ले, जो 5-6 साल तक इंतज़ार करता रहे कि मेरे पास भी कोई भगवान एक फूल दे। उसके बाद वो लेके चली जाती है, क्योंकि भाई उसकी भाभी ने पैसा दी थी। लालच वही मैं बताया। ले जा कर के सुनसान जगह में एक पेड़ था, छोटा सा पेड़, उस पेड़ के डाल में उस झोले को टांग करके वो चली जाती है और परिजनों को बता दिया जाता है कि सॉरी, आपका जो बच्चा था वो पेट में ही एक्सपायर कर गया था, उसको किसी तरह से निकाला गया है। निकालने के बाद उसको
दाह संस्कार कर दिया गया। उसको दिखाने लायक नहीं था वो बॉडी, इसीलिए हम लोग नहीं दिखा पाए। उसके बाद फिर से मातम छाता है, रोते रोते जान को दांव पे लगा दिए माँ और भाई और वो पिता। कैसा दुर्भाग्य हुआ हमारे साथ, मतलब दुखों का पहाड़ टूट गया। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। भाई जब भगवान खड़ा है कि तुमको जीना है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वहीं जब उनके बड़े भाई राम को मुलाकात होती है उस डॉक्टराइन जो बड़ी डॉक्टर होती है, लेडी डॉक्टर, तो रोते हुए वो देखी तो बोली कि क्या बात है, सब कुछ तो नॉर्मल हुआ है, बच्चे भी से क्यों ऐसा रो रहे हैं। उसके बाद बड़े भाई राम जो है कि सुन के शौक हो जाते हैं, बोलते हैं कि काम मैडम आप भी मजाक कर रही हैं। बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर लेडी बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल हुआ है, बच्चा स्वस्थ है, कहाँ है बच्चा। उसके बाद वहीं सारा पोल खुलता है। उसके बाद उस नर्स को बुलाया जाता है जो नर्स पैसे लेकर के इतना घिनौना काम की थी, आई और उस पर पूछा गया, प्रेशर पड़ा तो सारी बातें उगल दी। सभी शौक हो गए, सभी के पैरों तले ज़मीन खसक गई जब उसने सारी सच्चाई बताई। तो उसके बाद सभी लोग बोले नर्स को पकड़ के सबसे पहले ये बता कि उस बच्चे को, मासूम फूल को कहाँ जाके रखी है। उसके बाद दौड़ते दौड़ते सभी लोगों के साथ उस दूर सुनसान झाड़ी में जाती है, जहाँ उस झाड़ी में झोला में उस बच्चे को टांगी थी। लेकिन एक घटना वहाँ और घटता है। पहुँचने से पहले जब वहाँ देखते हैं, नज़दीक होने से पहले उस झोला को देखते हैं कि उस झोले के आसपास ही 4 कुत्ते खुरझार मार रहे थे, घूम रहे थे, भूंक रहे थे, उस झोले को झपटना चाह रहे थे। लेकिन भगवान ने लिखा था कि रहना है। उसके बाद दौड़ते हुए जाते हैं, उस कुत्ते को भगाते हैं, बोलते हैं, डांटते हैं, कुत्ते भागते हैं, फिर उस झोला को उतारते हैं तो उस मासूम को उसी झोले में पाते हैं और आँख मूंदा हुआ सोया हुआ। जब उसको उठाए काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया, जिंदा था वो। उसके बाद फिर से खुशी की माहौल आई, सभी लोग एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए, घर लेके गए। लेकिन दुर्भाग्य ही था कि भाई तो राम था, राम ही रहा, लेकिन भाभी सीता नहीं बन पाई। एक कलेश उनमें हो गया। लेकिन भाई और उस औरत राम की भाई और भवै बोले कि भैया हम आपके नाम नहीं, अपना सारा ज़मीन जायदाद भाभी के नाम करके हम लोग जा रहे हैं, कभी नहीं आएंगे। आपके भी नाम नहीं करेंगे, इनके नाम कर रहे हैं। जब जाने लगते हैं तो भाई भी कहता है कि मैं इस पापिन के साथ नहीं रहूँगा, भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, इसको छोड़ देते हैं। फिर छोड़ के जाने लगते हैं। लेकिन लास्ट में वही होता है, रोने लगी पैर पकड़ करके। तो गांव जवार सब कहने लगे कि छोड़ो, गलती हो गया, चलो एक बार एहसास हो गया। लेकिन ये है कलयुग की जो सीता बनती हैं और राम की तलाश करती हैं। तो मैं कह दूं, राम तभी मिलेंगे, कृष्ण तभी मिलेंगे जब यशोदा बनोगी तो कृष्ण मिलेंगे, और सीता बनोगी तो राम मिलेंगे। और इस तरह से इतना गंदा घिनौना काम करके, इसीलिए इस कलयुग से औरतों से विश्वास उठ गया भाई। बाकी आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।